गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत आज का हमारा विषय है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कि हमारे देश में महिलाओं को राजनीति में उनकी कितनी भागीदारी है या राजनीति के अंदर उनकी क्या स्थिति है, यही हम इसके अंदर देखेंगे। पढ़ते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब है कि जब तक महिलाएं अपने आप को राजनीति के अंदर लेकर के नहीं आएंगी या अपनी जो समस्याएं हैं उनको राजनीति के अंदर नहीं लेकर के आएंगी, तब तक क्या है, उनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता। अब देखिए, इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, कि महिलाओं को अधिक से अधिक हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं हैं या आपके जो स्थानीय शासन है, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत, उनके अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को जनता के द्वारा चुना जाए। भारत की विधायिका में, विधायिका होती है कानून बनाने वाली एक संस्था, उसमें महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंच सकी है, यानी 12% महिलाएं अभी तक क्या है लोकसभा की सदस्य बनी है। ये केवल 2014 में हुआ है, इससे पहले ये जो परसेंटेज थी वो बिल्कुल कम थी। और राज्य की विधानसभाओं में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम है या 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ जा गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं के अंदर अधिकतर पुरुष होते हैं। तो इसलिए किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव सभी एमपी या एमएलए मिलकर के जिस व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं तो उसी व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है वो चुना जाता है। लेकिन आज तक क्या है, कोई महिला क्या है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अगर वो पहुंच भी गई है तो मंत्रिमंडल में पुरुषों के अधिक होने के कारण, क्योंकि पुरुषों की संख्या अधिक होती है, इसलिए महिलाओं को ये मौका नहीं मिल पाता कि वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो सके। आगे देखिए, इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका है कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय किया जाना चाहिए, कि एक कानून बना देना चाहिए कि महिलाएं क्या है, लोकसभा में इतने प्रतिशत महिलाएं होंगी या राज्यसभा में इतने प्रतिशत महिलाएं होंगी या राज्य विधानसभाओं में जो महिलाएं हैं वो इतने प्रतिशत होंगी। तो इससे क्या होगा कि महिलाएं क्या हैं, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा। किसमें? इन निर्वाचन संस्थाओं के अंदर जिनको हमने चुना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर ऐसी ही व्यवस्था की गई है। तो भारत के अंदर जो ग्राम पंचायत, पहली जो ग्राम पंचायत है वो आपका राजस्थान के नागौर जिले के अंदर है, वो बनाई गई थी। और यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था की गई है पंचायती राज के अंतर्गत कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। मतलब 1/3 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है, यानी 10 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत उनको चुना जाता है या उनका चुनाव होता है। तो ऐसी ही स्थिति क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के महिलाओं की जो स्थिति है उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी 1/3 सीटें क्या हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक सहमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका, क्योंकि
हमारी संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो महिलाओं से संबंधित जो ये विधेयक है वो पास ही नहीं हो पाया। कोई भी विधेयक तब पास होता है जब आधे से अधिक सदस्य लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के उसके पक्ष में होते हैं, तभी जाकर के कोई भी जो विधेयक है वो कानून बनता है। तो ये जो महिलाओं से संबंधित विधेयक है ये कानून नहीं बन पाया और ये 10 वर्षों से अधिक क्या है ये जो विधेयक है वो हमारे जो लोकसभा के अंदर क्या है वो अटका हुआ है या इसके ऊपर कानून नहीं बन सका। तो लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। जो सामाजिक विभाजन है अगर उसको राजनीति में लेकर के आएंगे तभी जाकर के जो समाज के अंदर जो वंचित समूह है जिनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है तो उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? नहीं, क्योंकि उनको लाभ मिल पाना संभव नहीं था जब तक महिलाएं अपने आप को राजनीति के अंदर लेकर के नहीं आती, तब तक क्या है उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो धर्म से तो आप समझते हैं कि धर्म हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। और इसके अलावा कि ये सांप्रदायिकता है वो क्या है इसके विषय में हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि धर्म का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, धर्म का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और राजनीति का धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों ही पहलुओं के ऊपर हम गौर करेंगे। अब देखिए, अब आइए एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की, कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम नहीं है, मतलब जैसे हमारे समाज के अंदर जो लैंगिक विभाजन है वो हर जगह पाया जाता है। तो ये जो धर्म के ऊपर विभाजन है वो आमतौर पर हमें क्या है अपने समाज में अपने आसपास दिखाई नहीं देता, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। विश्व के विभिन्न देशों में धर्म के आधार पर बहुत सारी जो जनसंख्या वो पाई जाती है, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग किसी देश के अंदर पाए जाते हैं। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पर केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं और वो 2 भागों में बटे हुए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और उनकी जो पूजा करने के जो तरीका है, मान्यताएं हैं, वो सब अलग अलग हैं। तब भी क्या होता है, ये जो धर्म है वो एक गंभीर रूप है वो धारण कर लेता है। तो लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है या राजनीति के मैदान में दिखाई देता है। तो महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर के नैतिक मूल्यों से था, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अंदर अपनी कुछ क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, कि प्रत्येक धर्म के अंदर जो अच्छी बातें हैं तो राजनीति क्या है उन सभी अच्छी जो बातों से क्या है प्रेरित होनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है, जो मानव के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग, सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं, जो धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं, उनमें मरने वाले अधिकतर लोग क्या है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो संख्या में कम है उन समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाएं। तो जो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है, उनके लिए क्या है कुछ विशेष कदम है उठाए जाने चाहिए, ऐसा मानवाधिकार समूह हैं वो मांग करते हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हिंदू हैं वो बहुसंख्या में हैं, अधिक संख्या में हैं, लेकिन जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो क्या है अल्पसंख्यक है। तो इनका मानना है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए विशेष कानून है वो बनाए जाने चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है
कि सभी धर्मों में वर्णित जो पारिवारिक कानून हैं महिलाओं से भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पारिवारिक कानून क्या होते हैं इसको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए कि पारिवारिक कानून जैसे विवाह लेना, विवाह से संबंधित जो कानून होते हैं, तलाक लेना, तलाक से संबंधित जो कानून होते हैं, गोद लेना, और उत्तराधिकार मतलब पिता की संपत्ति में जो पुत्र और पुत्रियां होती हैं उनका बराबर का अधिकार होता है। इससे संबंधित जितने भी कानून हैं इन सबको पारिवारिक कानून कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे क्या है, पारिवारिक मसलों से जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश के अंदर सभी धर्मों के अलग अलग क्या होते हैं, पारिवारिक कानून होते हैं। सभी धर्मों में ये क्या है, अलग अलग पारिवारिक कानून होते हैं। तो महिला संगठन है वो क्या मांग कर रहे हैं कि इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए, ताकि ये सबके लिए बराबर रूप से लागू हो, सभी धर्मों में वो लागू हो। सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपनी जो आवाज़ है राजनीति के अंदर उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हैं तो उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है या किसी को दबाता है या किसी को रोकता है तो उनको क्या है, सरकार को रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, एक जैसा जो व्यवहार करता है, तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है। कि सांप्रदायिकता की जो समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में सत्ता की साझेदारी में हमने पढ़ा कि वहां पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर क्या है, एक धर्म को राष्ट्र का आधार या राष्ट्रीय धर्म मान लिया जाता है। सिंहली जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, और बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक और उदाहरण आप देखिए कि पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। राजनीति के अंदर क्या है, आकर के विशेष जो धर्म और समुदाय के जो लोग हैं वो केवल अपने लिए ही कानून हैं वो बनाने लगते हैं और दूसरे धर्म के लोगों की अनदेखी करने लगते हैं या उनके ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। जब एक धर्म क्या है, दूसरे धर्म को अपने से श्रेष्ठ मानने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। मतलब कोई धार्मिक समूह कोई मांग कर रहा है सरकार से और वह जो मांग है वो दूसरे धार्मिक समूह के लिए क्या है, खतरा है। तो ऐसी जब स्थिति आती है, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है, जब देश क्या है किसी एक धर्म को बढ़ावा देने लगता है, तो जो स्थिति है और भी विकट होने लगती है या विकराल होने लगती है। और राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही क्या है, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता क्या है, मतलब किसी देश के अंदर विभिन्न धर्मों का पाया जाने वाला खतरनाक नहीं है, पाया जाना खतरनाक नहीं है, बल्कि क्या है, अगर हम उन धर्मों को, उस धर्म को राजनीति के अंदर अभिव्यक्त करते हैं और किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देते हैं, किसी एक खास धर्म के लोगों को बढ़ावा देते हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी अनदेखी करते हैं या उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो ये जो धर्म जो विभिन्न देशों के अंदर पाए जाते हैं तो ये सांप्रदायिकता का रूप ले लेते हैं। और सांप्रदायिकता राजनीति, सांप्रदायिक जो राजनीति है इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित भी एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के जो आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की क्या है, सोच में कोई समानता दिखाई देती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है
तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी या दूसरे धर्मों को मानने वाले एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, या उनके अधिकार में रहना होगा, या उनके नीचे रह कर काम करना होगा, या फिर उनके लिए क्या है, अलग राष्ट्र है वो बनाना होगा, या अलग देश का निर्माण करना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी इच्छाएं या आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। वो एक देश का नागरिक भी होता है, किसी धर्म से भी जुड़ा होता है, कुछ रीति रिवाज से जुड़ा होता है। हर समुदाय में तरह तरह के विचारों के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार इसलिए होता है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर लेती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि सांप्रदायिकता राजनीति के अंदर क्या है, कौन कौन से रूप धारण कर सकती है। तो उसमें नंबर 1 है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दिन जीवन में या प्रतिदिन के हमारे जीवन में दिखाई देती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, हम क्या है किसी धर्म के बारे में पहले ही अपनी कुछ सोच है वो या विचार है ऐसे बना लेते हैं, और दूसरे धर्म को क्या है अपने धर्म से कम है वो सोचने लगते हैं। धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं शामिल है, ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। मतलब अपने धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको हम अपने से कम मानते हैं। तो ये सांप्रदायिकता की सबसे पहली अभिव्यक्ति है जो हम सभी के अंदर होती है, लेकिन हम क्या है इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो हमारे समाज के अंदर जो ये धर्म के आधार पर जो ये भेदभाव है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित करने की फिराक में रहती है या कोशिश में रहती है। कि मान लो किसी धर्म विशेष को मानने वाले लोग अगर राजनीति के अंदर आ गए तो वो राजनीति में आकर के अपने धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, जो संख्या में अधिक होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। मतलब बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि जो संख्या में अधिक है वो संख्या में अधिक होने के कारण क्या है, जो संख्या में कम है उनके ऊपर अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं उसको थोपने लगते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या है कि हम अपना अलग से एक राष्ट्र है वो बनाएं। तो ये जो बात है उनके मन में आ जाती है, उनको लगने लगता है कि इस देश के अंदर क्या है कि इस धर्म के जो लोग हैं इन्हीं का क्या है, इन्हीं का ही वर्चस्व है, तो हमारा इस देश के अंदर कुछ नहीं है। तो इसलिए वो अलग देश बनाने की मांग है वो करने लगते हैं। तीसरा जो रूप है वो क्या है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीति, गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है कि इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग है वो किया जाता है। चुनाव के दौरान आप देखिए कि धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है। विभिन्न धार्मिक प्रतीकों का, धर्म गुरुओं का या लोगों से जो भावनात्मक अपील है, जैसे धर्म के आधार पर वोट करने के लिए या अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। तो भी ये भी क्या है, एक सांप्रदायिकता का एक रूप है जो क्या है चुनाव के दौरान इसको अपनाया जाता है। कई बार सांप्रदायिकता का जो सांप्रदायिकता है वो सबसे गंदा रूप है वो ले लेती है। इसमें क्या होता है कि संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर देश के अंदर हिंसा, दंगा और नरसंहार, मतलब क्या है लोगों का जो मारकाट है वो होती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भी क्या है ये भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। तो ये सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप है, सबसे गंदा प्रकार है। तो सांप्रदायिकता के विभिन्न जो रूप हैं हमने इसके अंतर्गत देखे, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्ष जो शासन है वो क्या होता है। धन्यवाद।